बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अब एक नए केस की तलवार लटक रही है। 47 अगर खोल दिए जाएं तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। क्या रावलपिंडी के कमिश्नर से किसी ने पूछा? जब बात से हल निकल सकता था तो उसकी जिद और अना की वजह से मुल्क की तकसीम हुई। क्या हम उसका मुकम्मल तौर पे पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं बच्चों को पढ़ाना चाहिए 1971 में क्या हुआ, क्योंकि आज भी वही हो रहा है। धांधली का जो नुकसान है वो तहरीक इंसाफ हुआ था, जिसकी सीटें कम की गई थी वो तहरीक इंसाफ थी तब भी। ये एक खुशैन बात है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल के टेनोर में दूसरी दफा फुल कोर्ट बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। साइफर इद्दत 9 मई 190 मिलियन पाउंड समेत दर्जनों मुकदमात का सामना करने के बाद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अब एक नए केस की तलवार लटक रही है, जिसका ताल्लुक मौजूदा दौरे हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत से नहीं बल्कि 50 साल पहले पेश आने वाले वाकयात से है। क्योंकि FIA ने 4 रोज पहले बानी PTI के एक्स अकाउंट से अपलोड होने वाली वीडियोस पर तहकीकात का आगाज कर दिया है, जिसमें सन 1971 पर महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट और 1971 के वाकयात का मौजूदा हालात से मवाजना करने की कोशिश की गई थी और इस वीडियो में मौजूदा अस्करी क़यादत को भी निशाना बनाया गया था। मगर अहम बात यह है कि 9 मई के वाकयात की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वीडियो से भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाताल्लुक करने की कोशिश शुरू कर दी है, जो खुद बानी PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से अपलोड की गई थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दिफाई पोजीशन के बावजूद ये वीडियो अब भी इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट पर मौजूद है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजाहतों के बावजूद हुकूमत इस मामले पर फुर्ती दिखाती नजर आ रही है, क्योंकि 26 मई को ये वीडियो सामने आई थी और 29 मई को FIA के साइबर क्राइम सर्कल ने इस पर इंक्वायरी शुरू कर दी और अगले ही रोज यानी कि 30 मई को FIA ने जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद से इमरान खान से तहकीकात की दरख्वास्त की और इसी रोज जज की इजाजत के कुछ ही घंटों बाद FIA ने जेल में जाकर इमरान खान से इंक्वायरी शुरू कर दी। FIA ने इंक्वायरी की इजाजत के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद को जो खत लिखा उसमें FIA का मौक़िफ़ है कि इमरान खान के ऑफिशियल हैंडल से रियासत मुखालिफ और खुसूसी तौर पर पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वीडियो के जरिए मुख्तलिफ रियासती इदारों में तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। FIA के खत के मुताबिक 26 मई को पोस्ट की जाने वाली वीडियो में आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा के जरिए हकायक को तोड़ मरोड़ कर अफसर और जवानों में बगावत और इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की गई। खत में लिखा है कि इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट पर अपलोड इस वीडियो के जरिए मुख्तलिफ रियासती इदारों में तफरीक पैदा करने की कोशिश की गई। ये वीडियो सरियन पीका एक्ट 2016 की खिलाफ वर्जी है, जिसकी तफ्तीश होना लाजिम है। मगर जज की इजाज़त के बाद जब FIA की टीम इमरान खान से इंक्वायरी के लिए पहुंची तो इमरान खान ने FIA साइबर क्राइम टीम को जवाब देने से इनकार करते हुए तहरीरी नोट में लिखा कि इन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात भोंडे हैं और वो किसी भी सवाल का जवाब वकला की मौजूदगी में ही देंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपने वकला के बगैर इंक्वायरी का हिस्सा बनने से इनकारी हैं, जबकि दूसरी तरफ बास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा इस मामले पे दिफाई पोजीशन पर हैं और वीडियो को डिसोन करते हुए कह रहे हैं कि हर वीडियो इमरान खान की इजाज़त से अपलोड नहीं की जाती। समटाइम चीज़ें ओवरडू हो जाती है, वो एक कंसर्न है। खान साहब का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ना खान साहब ने उसके कंटेंट्स देखे ना उनके बाकी चीज़ें देखी है। लेकिन वो जो तनाजुर हमने ड्रा करना था जी कि 1971 वाला मुवाज़ना करना था, वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, नॉट अदरवाइज। देखो खान साहब जेल में होते हैं, वो हर ईच एंड एवरी वीडियो और जो कंटेक्स्ट है वो नहीं कुछ ऐसे अप्रूव करता। खान साहब ने ये वीडियो बना के अपलोड की है, जाहिर है खान साहब ने ये वीडियो तो जेल में है, उन्होंने कैसे वीडियो अपलोड करनी बनानी है? अप्रूवल से अपलोड हुई होगी? आई डोंट थिंक सो। आज मिल के आए, इतना बड़ा इशू आपने उनसे पूछा ही नहीं? डिटेल में बात नहीं हुई। खान साहब को पता नहीं था इस वीडियो का? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। मुझे इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि कौन इस वक्त इंक्वायर करना पड़ेगा। सोशल मीडिया मेरी एम्बिट में आता ही नहीं है, so I don't handle it, so that's an independent unit, जो कि पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट होता है। मैं इतना बिजी रहा हूँ ये बिकॉज ऑफ माई पर्सनल जो क्राइसिस हुआ है इसकी वजह से देख भी नहीं अभी तक सका। मुझे ये भी नहीं पता कि एक्चुअली हम किस चीज़ की बात करें। ये जो कोई वीडियो है, इमरान खान साहब को इसका इल्म नहीं है। इमरान खान साहब का नुक्ता बड़ा सिंपल है, हम 1971 में क्या हुआ, किसने क्या किया, ये ना उसका वक्त है ना उस पर हमने कोई बात करनी है। हमारा नुक्ता सियासी है। कुछ चीज़ें जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो आइंदा से नहीं होगी और इमरान खान साहब की कोई भी चीज़ आइंदा से अगर ट्वीट होगी वो तब होगी जब इमरान खान साहब के 100% नॉलेज में ले आया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन समेत दीगर पार्टी रहनुमा इस वीडियो को डिसोन कर रहे हैं और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे लाताल्लुक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ रहनुमा कह रहे हैं कि इमरान खान की इजाज़त से ही उनके ऑफिशियल अकाउंट से वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं, जबकि आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद उनके वकील इंतज़ार पंजोता ने बताया कि इमरान खान ने अपनी सोशल मीडिया टीम को खराजे तहसीन पेश किया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि खान साहब के अकाउंट को कोई बाहर से कर रहा है या कोई और हो रहा है।
देखिए ऑब्वियसली इमरान खान साहब जो है पाबंद सलासिल है और वो अपना अकाउंट खुद तो नहीं मतलब कर सकते, तो पार्टी को करना पड़ता है और पार्टी ही खान साहब की ट्वीट्स करती है, उनकी अप्रूवल से करती है और उनकी एंडोर्समेंट से करती है। इसमें ऐसे कोई दो राय नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खान साहब ने एक पैगाम दिया है जिसके अंदर उन्होंने फरमाया है कि आपको जल्द एक शेड्यूल दिया जाएगा जिसके तहत आप लोगों ने एहतजाज करना है और आप अपनी तैयारी रखें। सोशल मीडिया के लिए ख़ास तौर पर खान साहब ने अपना पैगाम जारी किया है कि ये सोशल मीडिया मेरी ताकत है। मैं इन तमाम नौजवानों को जो सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनकी खिदमात को मैं सराहता हूँ। एक तरफ तो इस वीडियो पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों से वजाहतों का सिलसिला जारी है और इमरान खान के वकील आज ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने अपनी सोशल मीडिया टीम को खराज तहसीन पेश किया है। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के वकील इंतज़ार हुसैन पंजोता। बहुत बहुत शुक्रिया इंतज़ार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, आपकी आज बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात हुई है, जो उनके अकाउंट से वीडियो पोस्ट की गई 1971 के हवाले से, जिसपे एफआईआर अब इंक्वायरी भी इनिशिएट कर चुका है। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या बात हुई जो उनके अकाउंट से पोस्ट की गई है? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की जो हमारी मुलाकात है वो बहुत ही ब्रीफ थी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट या 5 मिनट हुई होगी और 5 मिनट के अंदर हम 5 से 6 लोग थे जो उनसे बात कर रहे थे, तो एक मिनट या आधा मिनट हमारी बारी में आया। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त आपने सवाल इन पर्टिकुलर किया है उनके अकाउंट के हवाले से, ट्विटर के अकाउंट के हवाले से, इम्पॉर्टेंट बात क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रही। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर 8 फरवरी के बाद जो हालात हो गए हैं, वज़ीर आज़म काकड़ ने जो बयान दिया, उन्होंने जिस तरह से कहा कि फार्म 47 अगर खोल दिए जाएँ तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, तो इस वक्त डिबेट उस पर होनी चाहिए कि क्या जो मैंडेट चोरी हुई थी क्या वो ठीक हुई है, या उसका जो असर है क्या हमारी इकॉनमी पे, क्या हमारी पॉलिटिक्स पे और क्या हमारे माशरे पे ओवरऑल नहीं पड़ेगा। क्या हमारी सियासत अब इस चीज़ की मुकम्मल हो सकती है कि 75-76 साल के बाद भी आज हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर खड़े हैं जो 75 साल पहले थी। उसके अलावा बहस करने के लिए बहुत सी और चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या रावलपिंडी के कमिश्नर से किसी ने पूछा, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पे उसने इल्जामात लगाए और उसके बाद वो गायब है, वो कहाँ है, किसी ने ये सवाल पूछा है? ये तमाम मौज़ूआत पर इंतज़ार साहब काफ़ी बात होती रहती है, लेकिन इस वक्त जो मामला बना हुआ है वो ये है कि एफआई ने इंक्वायरी इनिशिएट की है और आपकी पार्टी भी इस वक्त इस पर बहस भी कर रही है। कोर कमेटी में भी आज इस मामले पे बात हुई है और मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। तो मैं इसके मतन पे भी आता हूँ, लेकिन ज़रा मुझे पहले ही बताइएगा कि क्या जो कुछ पोस्ट हो रहा है बानी पीटीआई इमरान खान के अकाउंट से, उनकी मर्जी से हो रहा है या उनकी मर्जी से नहीं हो रहा है? देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हम देखें कि हमारी कोर कमेटी के अंदर इसके ऊपर बात हुई या मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात रहे हैं, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और बड़ी सियासी जमातों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं और मुख्तलिफ लीडर्स हैं जिनके अपने अपने ज़ाती ओपिनियंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उनका डिफरेंस ओपिनियन भी आ जाता है, लेकिन जब हम मिल के बैठते हैं, आज के एलामिया में आप ये बताइए कि क्या उस जो ट्विटर की पोस्ट है उसके बारे में कोई ऐसी बात आई है जो कि आपको लगे कि ये डिफरेंट है? पॉलिसी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैं तो सिर्फ इंतज़ार साहब, क्योंकि आप आज मुलाकात भी मैं जानना चाह रहा हूं कि कमेटी की जानिब से आती है, इमरान खान ने इस पर क्या कहा है? उनके नॉलेज में ये सब कुछ आ गया है क्योंकि एफआईए ने उनको नोटिस किया था, तो वो ओन कर रहे हैं नहीं कर रहे, इस बारे में क्या बात हुई आपकी बानी पीटीआई से? देखिए, जो एफआईए का नोटिस है उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ये एब्सोल्यूट नॉनसेंस हैं। तो पहली बात तो ये है कि खान साहब का अपना वर्जन आ चुका है कि इसको क्या समझते हैं। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो हैं वो उनका सबसे अहम जो हथियार है वो उनका सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया को आज भी उन्होंने अपनी तारीफ की और जैसे कि आपको मालूम होगा कि जब मैं वहाँ से बाहर निकला, उनकी हिदायत के ऊपर मैंने अपने सोशल मीडिया के जो हमारे वॉलंटियर वर्कर्स हैं उनकी तारीफ की। तो सोशल मीडिया खान साहब का और उनका जो आपस का रिलेशन है वो तो बहुत पुराना है और सबसे मजबूत रिलेशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम विंग्स जो हैं वो अपना कलीदी किरदार अदा करते
لیکن جس طرح سے سوشل میڈیا نے ادا کیا ہے اور بالخصوص اس الیکشن میں، یا پیچھے آپ جائیں تو اس وسطیت کے خلاف جو کہ 9 اپریل کی رات سے ہمارے خلاف شروع ہوئی 2022 میں، تو آج تک وہ جاری ہے. تو سوشل میڈیا نے جو آواز اٹھائی ہے، ہماری آواز بند ہوئی ہے لیکن سوشل میڈیا ہماری آواز بنا ہوا ہے. سوشل میڈیا تو جی ہماری جان ہے. سوشل میڈیا پر اس وقت بھی جو 1971 کے حوالے سے کیمپین ہے جہاں پہ شیخ مجیب الرحمان اور یحییٰ خان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ کون غدار ہے، تو یہ ساری کیمپین بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے نالج میں ہے اور عمران خان صاحب جو ہے اپریشیٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی ٹیم کو، یعنی کہ اونرشپ لے رہے ہیں اس کی وہ ساری. سر بات یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی بات آتی ہے تو جسٹس حمود الرحمان جو تھے، جو اس کمیشن کے سربراہ تھے، وہ ان کو کس نے اپوائنٹ کیا تھا؟ وہ حکومت پاکستان کی طرف سے اپوائنٹ ہوئے تھے. ان کی جو فائنڈنگز ہیں وہ اگر ہم پاکستانی اس کو پڑھ رہے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا تھا، تو یہ مہذب قومیں اپنے تاریخ سے سیکھتی ہیں اور ہم بھی وہی کوشش کر رہے ہیں. ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہتے، نہ کوئی ہم اس قسم کی حالات چاہتے ہیں. ہم اگر آپ دیکھیں کہ ان کی 167 سیٹس تھیں، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، اسی طرح کا کام اب تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ایک پیرلس، ایک جو آپ کمپیریزن ہے وہ آپ آٹومیٹکلی ڈرا کرتے ہیں جب حالات اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا یا قوم کو ایجوکیٹ کرنا 1971 کے حوالے سے، سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے، اس پہ تو کوئی غلط نہیں ہے. لیکن میں اس پہ بعد میں آؤں گا. میں صرف کیونکہ میری دلچسپی اس میں بہت زیادہ لوگوں کی بھی ہوگی اور آپ کی پارٹی کی بھی ہوگی، کیونکہ آپ کی آج ملاقات ہوئی ہے اور بحث یہ چل رہی ہے. رؤف حسن صاحب نے کل ایک بیان دیا، آپ نے سنا ہی ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو کچھ پوسٹ ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے ان کی نالج میں ہو، ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ امریکہ سے آپریٹ کیا جاتا ہے. زین قریشی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جو ان کے اکاؤنٹ سے پوسٹ ہو وہ ان کی نالج میں نہ ہو. علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو ہم کور کمیٹی میں لے کے جائیں گے. تو آپ تو بیسٹ پرسن ہے نا جو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا عمران خان سے جب ملاقات ہوئی تو وہ ان چیزوں کی اونرشپ لے رہے ہیں یا ان کی نالج میں ہی نہیں ہے کہ ان کے اکاؤنٹ سے کیا پوسٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ سیدھی سی بات ہے، بڑی سمپل سی بات ہے کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس وقت ہم حمود الرحمان کمیشن کے بارے میں بات کریں. یہ 13 مئی کی جو خان صاحب کا ایک بیان سینٹرل میڈیا کی جانب سے، ہماری پارٹی کی جانب سے جاری ہوا، اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ تمام کمپیریزن کس کا کیا کردار تھا، کیا کچھ ہونا چاہیے، جو یہ سوشل میڈیا کی طرف سے کیمپین کی گئی. تو یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر تاریخی طور پر ہم اس دورائے پہ پھر سے آ گئے ہیں تو ایک کمپیریزن ہوگا. یہ کمپیریزن اس لیے ہوگا کہ تب بھی فرد واحد تھا، آج بھی ایک فرد واحد ہے، اور اسی طرح کے حالات جو ہیں وہ پیدا کیے جا رہے ہیں. اس وقت جمہوریت کا جو حال ہے، میڈیا پر جو پابندیاں ہیں، ہمارے ساتھ جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے، اتنا بڑا یہ اسکینڈل آیا ویٹ کا، اس کے اوپر کسی نے بات تک کرنا گوارا نہیں کی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل اس طرح سے ہے کہ آپ انڈر دا کارپیٹ والی پالیسی رکھیں گے تو پھر کوئی حل نہیں. ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں. کسی موقع پہ خان صاحب نے خود نے حیرت کا اظہار نہیں کیا کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے اکاؤنٹ سے پوسٹ، یہ تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، نہ میں کرنا چاہتا ہوں. ایسی کوئی حیرانی کا انہوں نے جو ہے وہاں پہ اظہار نہیں کیا. کہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب اپنا نیریٹو کیا دے رہے ہیں. ہمارے پاس ظاہر ہے ہمارے لیڈر ہیں، وہ ان کی جانب سے نیریٹو آتا ہے ہمیشہ. وہ چاہتے ہیں ہم بات کریں فارم 47 کے اوپر. وہ چاہتے ہیں جو وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم، جن کا کام تھا نگرانی کرنا، جن کا کام تھا الیکشن کروانا، اس کے اوپر بات کریں. ان کا اور کیا دل ہے؟ ان کا دل ہے کہ ہم بات کریں آج کے جو ہماری جمہوریت کو درپیش مسائل ہیں اس کی طرف بات اس کا تو میں اندازہ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی حیرانی کا اظہار نہیں کیا کہ میرے اکاؤنٹ سے یہ کیا پوسٹ چل رہے ہیں. میں نے تو کیے نہیں، نہ مجھ سے پوچھا ہے. میں دیکھیے یہ بات امپورٹنٹ یہ ہے اس وقت کھڑے کہاں ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے، میں آپ کی توجہ اس طرح دلوانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کہاں پہ کیا چل رہا ہے. لیکن میرے خیال سے یہ امپورٹنٹ ہے نا، ہم اس پہ بحث کرتے رہے، بات کرتے رہے، کل پتہ چلے ون فائن ڈے وہ کہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا اکاؤنٹ سے پوسٹ ہو رہا تھا. تو پہلے اس چیز کو تو کلیئر کر لیں کہ جو بھی ان کے اکاؤنٹ سے پوسٹ ہو رہا ہے کیا ان کی انڈورسمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے میں نے آج آپ سے وہاں جیل سے نکل کے وہاں پہ پریس کو ایک میں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی خان صاحب کے کہنے کے اوپر جاری کی، جس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے سوشل میڈیا کے تمام ورکرز کو خراج تحسین پر پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ آج کے دن اس ویڈیو کے اوپر میری ان سے بات ہوئی آج کے دن، کیونکہ آج کی بڑی بریف سی میٹنگ تھی. میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ ہماری جو ہے وہ ملاقات ہارڈلی مطلب میں 5 منٹ ان کے ساتھ تو رہا، لیکن کوئی 30 سے 40 منٹ سیکنڈ
जो है वो मेरी बात हुई होगी। ठीक। बाकी जो है वो फैमिली भी थी और अब जरा बुशरा बीबी भी थी, ठीक है, तो उनके साथ भी बात हुई। सही है। अब इंतजार साहब, अब जरा इस मतन पे आ जाते हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जो FIA ने जो इंक्वायरी नोटिस उनको दिया है उसमें तो वो कह रहे हैं कि बगावत पे उकसाने का इल्ज़ाम उन पे लगाया गया, वो कह रहे हैं कि पीका एक्ट के अंडर ही आता है। लेकिन आप जब ये पैरेलल ड्रॉ करते हैं, बहुत ही सेलेक्टिव बात कर रहे हैं। चले, एक बात जो मैंडेट के हवाले से है उसमें आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं कि मैंडेट उस वक्त नहीं मिला शेख मुजीबुर रहमान साहब की पार्टी को, आज आप कहते हैं हमें नहीं मिला। लेकिन क्या ये दयानतदारी होगी, क्योंकि उस वक्त बड़े अवामिल थे, आपको पता है ये कोई 71 का वाकया सिर्फ मैंडेट से नहीं हुआ, ये दिहाई, एक पूरी दिहाई लगी है इसमें, जहाँ पे उनके ज़बान का मामला हो, 1 यूनिट का मामला हो, उनके वसाइल का मामला हो, उनको हकूक ना मिल रहे हो, उनको अपने हिस्से के राइट्स ना मिल रहे हो। ये तो बड़ा एक बहुत बड़ा मामला था। मुजीबुर रहमान कमीशन सिर्फ एक मैंडेट के हवाले से तो बात नहीं करती है ना। जी बिल्कुल, आप ठीक दुरुस्त फरमा रहे हैं। हम हर उस मामले को देखना चाहते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब हम मुजीबुर रहमान कमीशन की बात करते हैं तो उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा परसों जो है वो स्टेटमेंट दी, खान साहब की जानिब से स्टेटमेंट आई कि उसमें हमारी फ़ौज जो है वो जहाँ जब उनको मौका मिला वो लड़ने का तो फौजी हमारी दिलेरी से लड़े थे। लेकिन वो फ़र्द वाहिद की बात करते हैं कि फ़र्द वाहिद ने अपनी ज़ाती ना की खातिर, जब इंटरनेशनल कोहतें भी ये कह रही थी कि आप उससे बात करें, जब बात से हल निकल सकता था तो उसकी जिद और अना की वजह से मुल्क की तकसीम हुई। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने अपने हाथ से अपने मुल्क को जाने दिया। उसमें जिसका किरदार है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उसी किस्म के हालात आज फिर से पैदा हो रहे हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो ताबनाक देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, हम पाकिस्तान की जो यूनिटी है उसके कायल हैं। हम बिल्कुल किसी किस्म की ऐसी बात नहीं करना तो देखिए चाहते। ये बड़ा आर्ग्यूएबल है, ये नजरिया है, आर्ग्यूएबल है कि 1971 आप कह रहे हैं फर्द वाहिद का था, ऐसा नहीं। उस वक्त तो उसके हवाले से तो जो तज्जिए किए जाते हैं, जो बात की जाती है, वो तो एक स्टेट पॉलिसी के फेलियर की बात की जाती है, सियासतदानों पे उसका ब्लेम डाला जाता है। उस वक्त जो पूरी एस्टैब्लिशमेंट थी, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, उस पर उसका ब्लेम डाला जाता है। तो ये कहना कि वो फर्द वाहिद था, क्योंकि आज आप उसका पैरेलल ड्रॉ करना चाहते हैं फर्द वाहिद से, ये भी मेरे ख्याल से इंसाफ तो नहीं होगा। नहीं, देखिए जब इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग हुई, अख्तियार अगर ज्यादा सीटों वाली पार्टी को किसने देना था? वो सियासतदानों ने तो नहीं देना था। ये सबसे अहम और अच्छा नुकता आप उठाया है कि पाकिस्तान में हमेशा से सियासतदानों को ब्लेम किया जाता है कि हर बुराई के पीछे वो है। जिसका जितना शेयर है उसको उतना दें, जिसका जितना शेयर है, बाकी जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी भी बात होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि एक जो हमारी तारीख का एक अहम तरीन जो पार्ट जिन्होंने डायरेक्टली हुकूमत की, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। बात तो करनी चाहिए, जब तक बात नहीं करेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। आप देखें कि पिछले 2 साल से हमारी इकोनॉमी जो है वो नोज डाइव कर चुकी है। इंतजार साहब, इंदिरा गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, वो तो क्रेडिट लेते रहे इस चीज का कि जो 1971 में हुआ, जो पाकिस्तान टूटा, उसमें हमारा हिस्सा था, मुक्ति बानी का था। तो इस वक्त कौन से मुक्ति बानी आपको नजर आ रहे हैं? इस वक्त कौन सा इंडिया आके ये क्लेम कर रहा है कि देखें हमने अपना हिस्सा डाला है? मतलब आप चीजों को पूरा कॉन्टेक्स्ट में लेंगे ना, आप सिर्फ एक चीज को उठा के, जो मैंडेट का मामला है। मैंडेट का मामला तो 2018 में भी था, उस वक्त भी नून लीग कह रही थी कि मैंडेट का मामला है। लेकिन क्या हम उसका मुकम्मल तौर पे पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, बच्चों को पढ़ाना चाहिए 1971 में क्या हुआ, क्योंकि आज भी वही हो रहा है? देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल हम एग्री करते हैं। वो मुफ्ती बानी का जो किरदार है वो अपनी जगह पे बिल्कुल खड़ा है। उसका जो नेगेटिव किरदार था मुल्क तोड़ने के अंदर वो, लेकिन उससे पहले हालात क्या पैदा हुए, किसकी वजह से पैदा हुए और कौन कंट्रोल कर सकता था? जाहिर है जिसके इख्तियार में था वो कंट्रोल कर सकता था। मुफ्ती बानी ने जो कुछ किया उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे उसकी तारीफ कर सकती है? हम बिल्कुल उसकी मजम्मत करते हैं, हम ना उसको ओन भी नहीं करते। जो इमरान खान साहब ने वीडियो पोस्ट की है, या जो PTI ऑफिशियल अकाउंट से सारा एक थ्रेड पोस्ट हुआ है, उसमें मुफ्ती बानी का कहाँ जिक्र है, उसमें बाकी जो मसाइल थे उसका कहाँ जिक्र है? उसमें तो बस एक ही बात है कि जो उस वक्त हो रहा था अब हो रहा है, मैंडेट उस वक्त नहीं दिया, आज नहीं दिया, इन्हीं चीजों का जिक्र है उसमें। तो देखिए बिल्कुल, देखिए ना, अब आपने खुद फरमाया कि मुफ्ती बानी का जिक्र उस वीडियो के अंदर नहीं है। अगर उस वीडियो का जिक्र नहीं है तो फिर वो मुफ्ती बानी की बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ट्विटर अकाउंट के साथ या खान साहब के साथ अटैच कैसे की जा रही है? वो नहीं की जा रही, वो नहीं की जा रही, वो नहीं की जा रही। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो दूसरे अवामिल जो थे उस वक्त, जो उसका जिक्र ही नहीं है, उसको खान साहब ने कभी जिक्र नहीं किया, उसका जिक्र नहीं किया। खान साहब बात क्या कर रहे हैं? खान साहब ने हमेशा ये, जब भी वो खुद भी उनके जब कभी किसी वो साफी से अदालत के अंदर जो आते हैं, अगर बात हो जाए तो उन्होंने ये खुद कहा है
کہ حالات کا ذمہ دار اس وقت مجیب الرحمان کی جگہ پہ یحییٰ خان تھا. یحییٰ خان کے پاس اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری سیٹیں سلیکشن میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی, عمران خان سب سے زیادہ پاپولر ہیں جیسے اس وقت شیخ مجیب الرحمان تھے, تو بات سمجھ آتی ہے, لیکن ڈو یو ریئلی تھنک کہ اس وقت یہ حالات ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ملک ٹوٹنے کا خدشہ ہے؟ یہ آپ کا انالیسس ہے اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے؟ نہیں بالکل نہیں, بالکل نہیں. یہ کمپیئر نہیں. دیکھیں کمپیئر ہم کہہ رہے ہیں سیکھیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہماری ہسٹری کا تلخ باب ہے, اس کو دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہوا. آپ سیٹوں کی بات کر کے پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کا کانسیکوینس وہی ہوگا, اس کا انجام وہی ہونا ہے, آپ یہ بھی اپلائی کر رہے ہیں نا. دیکھیں نہیں, یہی تو ہے ویڈیو میں. ہم دیکھیں نا, انجام ایک وہ تاریخ کا حصہ جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے. انجام کی بات اگر آپ کریں گے تو انجام ہم کبھی نہیں چاہیں گے. ہم کیوں چاہیں گے؟ ہم پاکستانی ہیں. آپ کو عمران خان پاکستان کے سب سے زیادہ سویلین ایوارڈ جیتنے والے شخص ہے. پاکستان کا اگر دنیا میں کسی نے نام پیدا کیا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف واحد فیڈریشن کی نمائندہ جماعت ہے, پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے, جو ہر طرف سب سے فریکوینٹ آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں عمران خان سے. میں یہ آپ سے اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ کچھ دن پہلے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ عمران خان اپنا وقت گزارتے ہیں کتابیں پڑھنے میں, تو کیا یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ابھی پڑھی ہے اس دوران 9-10 مہینے میں اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے؟ دیکھیں نہیں, خان صاحب اپنی گرفتاری سے پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں, اس سے پہلے ان کی اپنی ویڈیوز بھی موجود ہیں. میں آپ کو آپ کے چینل کو آپ کے اسٹاف کو بھجوا سکتا ہوں. خان صاحب اس کے اوپر بات ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں جب سے یہ فستائیت ہے. تو یہ کوئی حمود الرحمان کمیشن کے بارے میں بات کرتے آئے 2018 میں, جب اس وقت نواز شریف یہ کہتے تھے کہ دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں وہ 1971 والے ہیں, یا وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں اس وقت مینڈیٹ نہیں دیا گیا, آج بھی مینڈیٹ نہیں دیا جا رہا, تو اس وقت عمران خان سمیت جو پی ٹی آئی کے دوسرے رہنمائیں وہ نواز شریف کو غدار کہتے تھے, وہ نواز شریف کو شیخ مجیب الرحمان کہتے تھے, شیخ مجیب الرحمان کا دفاع کرنے پہ ان کو غدار کہتے تھے. تو اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا رپورٹ یہ ابھی پڑھی انہوں نے اڈیالہ جیل میں بیٹھتے ہوئے ان کو وقت ملا یہ رپورٹ پڑھنے کا؟ دھاندلی کا جو نقصان ہے وہ تحریک انصاف ہوا تھا, جس کی سیٹیں کم کی گئی تھی وہ تحریک انصاف تھی. تب بھی ہماری مضبوط ترین حکومت بنتی ہے اگر ساری سیٹیں ہمیں ملتی ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 20 کے قریب پنجاب سے سیٹس تھیں جہاں پہ ہمارا جو مارجن جس سے ہمیں ہرایا گیا تھا وہ 5000 سے کم تھا, کہیں پہ 2000 تھا, کہیں 1000 تھا, اور سینکڑوں میں بھی تھا نیشنل اسمبلی کی سیٹس کے اوپر, کوئی ریکاؤنٹنگ نہیں کرنے دی گئی. تو ہم 2013 کے اندر جو اوپر خان صاحب کا دھرنا ہے اور وہ ساری تحریک ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ بات تو ایک میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ مطلب یہ آپ لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اب ایجوکیٹ کیا ہے کہ دیکھیں شیخ مجیب الرحمان اس وقت ذمہ دار تھا یا یحییٰ خان تھے, کیونکہ 2018 میں جب دوسری پارٹی سے کمپیریزن کرتی تھی تو آپ لوگ ان کو الٹا غدار کہتے تھے, آپ لوگ کہتے تھے دیکھیں یہ شیخ مجیب الرحمان کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے یہ ملک میں؟ تو میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی جماعت نے اب اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا ہے, یا یہ کہیں کہ ایوالو ہوئی آپ کی جماعت اور شاید ریئلائز ہوا ہے کہ پہلے آپ نے غلط کیا تھا, کیا ہوا ہے؟ ہم نے غلط کیسے کیا تھا شہزاد صاحب, میں آپ کو بتاتا ہوں. خان صاحب کی پوری زندگی جو ہے وہ کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے. کرکٹ کی دنیا سن لیجیے گا, میں سن لیجیے گا, آپ کہتے ہیں کہ کیسے غلط کیا, میں کہہ رہا ہوں نواز شریف کو جب وہ مجیب الرحمان سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے تھے تو آپ لوگ تنقید کرتے تھے نا. جواب کا موقع دیں. جی پلیز مجھے جواب کا موقع دے دیجیے. خان صاحب پاکستان اور دنیا کے واحد کرکٹر اور کیپٹن ہیں جنہوں نے نیوٹرل امپائرز کو انٹروڈیوس کروایا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کبھی انہوں نے اس قسم کی حرکت نہیں کی کہ وہ کسی کے ساتھ میچ فکسنگ کریں. تو یہ 2018 کی بات جو کہہ رہے ہیں ہم خود اگریوڈ ہیں. 2018 ہو یا 13 ہو, یہی میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ 2018 یا 13 کے ہم خود اگریوڈ تھے. تو جب ہم خود اگریوڈ تھے ہم اس کام کو یا اس طرح کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کرکٹ میں نیوٹرلز امپائر متعارف کروانے سے لے کر نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں, وہاں تک کا سفر ہم نے دیکھا ہے. تو میں یہ ڈسکشن کسی اور وقت کر لیں گے, لیکن اس وقت جو آپ کے سامنے جو ایف آئی اے کا کیس ہے اس میں, اور میں بڑا کیئرفل ہوتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں سیاست میں کسی کو غدار کہنا چاہیے, یا پھر یہ بھی ایک بہت بڑا الزام ہے کہ بغاوت کرنے کی کوشش کی. لیکن کیونکہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فرد واحد کا تھا اور آج آپ پیریلل ڈرا کر رہے ہیں, تو پھر ایف آئی اے نے جو کیس بنایا ہے وہ یہی ہے کہ کیا آپ فوج میں جو ہے میوٹنی کرنا چاہتے ہیں, بغاوت کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کے اوپر الزام لگایا انہوں نے. دیکھیے مشرف صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کے اوپر ہیں, وہ ڈھاکہ گئے, انہوں نے کیا بیان دیا ہے, وہ خود آرمی چیف تھے. اگر ایسی بات ہے تو وہ آرمی چیف نے, اگر ہم تو آرمی چیف کی بات کر رہے ہیں کہ آرمی چیف نے کیا کہا تھا, تو بات یہ ہے کہ اگر آپ
किसी भी चीज से अगर आप उसकी नेगेटिविटी निकालना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट में बात कर रहा हूँ, तो आपके पास खुली ऑप्शन होती है। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इससे सीखें, हम कह रहे हैं अपनी चीजें जो गलत हैं उसको ठीक करें। तो ठीक करना या इसके ऊपर बात करना, मुल्क से मोहब्बत का इजहार करना, ये सिस्टम ना। अब एक शख्स है इमरान खान जो कहता है कि मैं इस मुल्क को छोड़ के नहीं, चाहे मेरी जो है वो यहाँ पे इन केसेस के अंदर मेरी जिंदगी जो है वो जेल में क्यों ना गुजरे, मैं किसी से कॉम्प्रोमाइज असूलों के ऊपर नहीं करना चाहता। ये बात सिर्फ उस तरफ लेके जाया जा रहा है। इतने मुकदमात पहले कायम किए गए हैं, उनको सिर्फ प्रेशराइज करना है कि वो कह रहे हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अलीमा खान साहब ने पहली दफा नहीं कहा। 2018 में आपने कहा, 2018 के अंदर नवाज शरीफ ने बात की थी, तो नवाज शरीफ के ऊपर ये मुकदमा कायम किया गया था। ये जवाब दीजिए जरा कि कौन सा मुकदमा कायम हुआ था नवाज शरीफ ने जब ये आपके ख्याल में होना चाहिए? अगर आज इमरान खान ने बातें की हैं, नहीं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये बात कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ कि आपने चूंकि फरमाया कि ये फिर FIA ने किया है, तो 2018 के अंदर मैं उस FIA की इंक्वायरी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं उस FIA की इंक्वायरी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो तो अदालत देखेगी, आप लोग जवाब देंगे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस वक्त सियासी तौर पर उन पर तनकीद की जाती थी ना, तो उसका मतलब आप उसको गलत समझते थे कि शेख मुजीबुर रहमान को कोई कैसे कह रहा है कि वो गद्दार नहीं थे। देखिए ये बात आपको मैंने ये इसके ऊपर ही हम बात करते आ रहे अभी तक। महमूद रहमान कमीशन ने हर एक का किरदार वाज़ेह कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार पंजोता साहब, आप हमारे साथ थे, अपना मौक़िफ़ हमें दे रहे थे इस पूरे मामले के हवाले से। ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए या नहीं, इस हवाले से आज एक अहम खबर सामने आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम मामले पर 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दे दिया है, जिस पर समाअत 3 जून को होगी। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा फुल कोर्ट की सरबराही करेंगे, जबकि जस्टिस मुसद हिलाली दिल की तकलीफ के बायस बेंच में शामिल नहीं है। अहम बात यह कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान ना होने के बायस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला किया था, और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का यह फैसला बरकरार रखा था। मगर इसी माह जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था, और अब इस मामले पर 3 रोज बाद फुल कोर्ट समाअत करेगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहमद फराद बाजियाबी केस में भी अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां हुकूमती वकील के मुसलसल इसरार के बावजूद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज यह दरख्वास्त निपटाने से इनकार कर दिया है। अहम बात यह कि आज इस केस में अहमद फराद की एहलिया की जानिब से ईमान मजारी और हादी अली चट्टा एडवोकेट अदालत में पेश हुए और अदालत से इस्तदा की कि हमने सिर्फ अहमद फराद की वापसी नहीं मांगी थी, हमने ये भी मांगा था कि जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो। जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने मौक़िफ़ अपनाया कि अहमद फराद पर आज़ाद कश्मीर के हदूद में मुकदमा दर्ज है, वो 2 जून तक जिस्मानी रिमांड पर है। अहमद फराद को फैमिली से मिलवा दिया गया है, इसलिए हमसे बेजा की पिटीशन निपटा दी जाए, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि केस सिर्फ तब खत्म होगा जब वो अदालत में पेश होगा। जिस दिन अहमद फराद कोर्ट में आएगा हम पिटीशन निपटा देंगे, जिसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत 7 जून तक मुलतवी कर दी है। हम इस पूरे मामले पर बात करेंगे, खासतौर पर जो इस वक्त खसूसी नशिस्त है उस केस पर बात करेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक ने। हसनात साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद अब जो बेंचेस की तश्कील है वो 3 रुकनी कमेटी करती है, और आज आपने अपने ट्वीट में ये जिक्र किया था कि ये जो फुल कोर्ट बनाया गया है ये मुत्तफ़िका फैसला नहीं था, ये 2-1 की मेजॉरिटी से फैसला हुआ है। क्या तफसीलात है, सबसे पहले तो ये बताइएगा। जी हमारे ज़राए तो यही बता रहे हैं कि 2-1 से फैसला हुआ है। पहले इस बात पे एक आइडिया दिया गया कि डिबेट हुई और डिस्कशन हुई कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुकूमत करने जा रही है और रिज़र्व सीट इसके साथ लिंक अप है, तो ऐसा किया जाए कि जो चीफ जस्टिस हैं फ्यूचर में जिन्होंने बनना है या जिन्होंने इफेक्ट होना है उनके अलावा जो है बेंच बना दिया जाए। लेकिन ये आइडिया ड्रॉप किया गया, फिर फुल कोर्ट का आइडिया डिस्कस किया गया, तो फुल कोर्ट के आइडिया पे जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैसा और जस्टिस मंसूर अली शाह मुतफिक हो गए। जस्टिस मुनीब अख्तर का जो बताया जा रहा है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि सीनियर मोस्ट 7 जजेस का बेंच हो, अगर कोई रिक्यूज़ करना चाहे कोई जज तो उसके बाद उससे अगला जज जो है वो उसमें बेंच में शामिल किया जाए, तो सीनियर मोस्ट 7 का हो। तो ये उन्होंने फुल कोर्ट से इख्लाफ किया। लेकिन ये एक खुशैन बात है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा के टेनोर में दूसरी दफ़ा फुल कोर्ट बन रहा है, पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में और अब जो है ये रिजर्व सीट केस में। लेकिन बज़ाहिर ये भी है कि इसको भी देखा जा रहा है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह
बेंच को प्रिजाइड कर रहे थे। अमूमन ये होता है कि जब सीनियर पुनी जज बेंच प्रिजाइड कोई केस इंपॉर्टेंट कर रहा हो तो वही केस फिर चलाता है। चीफ जस्टिस बहुत कम केसेस में फिर चीफ जस्टिस को मामला या चीफ जस्टिस बेंच को प्रिजाइड करते हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फैसला खुद ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, किस सोच के साथ बैठे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो, क्योंकि 13 जनवरी का फैसला उन्होंने लिखा है, अब उसमें उन्होंने बड़ा वादे कहा था कि अगर रिजर्व सीट का मामला जब आएगा तो आप हमारे पास आइएगा, हम देखेंगे उसको। क्या वो चाह रहे हैं कि जिस तरह जैसे मंसूर अली शाह की सोच है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पीपल मैंडेट है दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द पार्लियामेंट, क्या वो इस सोच से या वो कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से चीज़ों को देखेंगे या फिर वो उसी तरह देखेंगे जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने चीज़ों को देखा, इस केस को देखा। और पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा वादे या इलेक्शन कमीशन का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया और उन्होंने कोई रिजर्व सीट की लिस्ट नहीं दी तो उनको रिजर्व सीट नहीं मिल सकती। तो अब देखना है कि जस्टिस काजी फैसला किस अप्रोच के साथ बैठे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज कुछ तहरीक इंसाफ के लोग ये भी कह रहे थे कि जो जजेस शामिल थे उस बेंच में जिन्होंने बल्ले का निशान नहीं दिया था और ईसीपी का फैसला बरकरार रखा था उनको नहीं होना चाहिए, इस तरह की डिबेट भी चल रही थी। लेकिन मुझे ज़रा बताइएगा कि जब हम चीफ जस्टिस बंदियाल साहब का दौर था उस वक्त ये बड़ी तनकीद होती थी कि इतना एक डिवीजन वाजे हो चुका था और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब बेंच बनता था तो फिर प्रेडिक्शन शुरू हो जाती थी कि इस बेंच का क्या फैसला होगा। और मैं देख रहा हूँ बड़ी बदकिस्मती आज भी है कि सोशल मीडिया पे ये डिबेट चल रही है कि जो 13 रुकनी बेंच बनाए उसको देख के लोग अपने अपने नंबर्स दे रहे हैं कि ये फैसला मुमकिन तौर पर आ सकता है। तो यानी कि वो जो डिवाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ख़त्म हो जाएगा जस्टिस बंदियाल साहब के बाद, वो अनफॉर्चुनेटली अब भी नज़र आ रहा है क्या? देखिए कोई इशू नहीं, अगर नज़रियाती तकसीम है, जजेस की सोच जो खुशैन बात है वो फुल कोर्ट। और बंदियाल साहब से यही मुतालबा होता था कि जी आप हर मामले में इंपॉर्टेंट मैटर में फुल कोर्ट बनाएं और वो इससे इजनाब करते थे। अगर वो भी हर मामले में फुल कोर्ट बनाते जो इंपॉर्टेंट नेचर के थे तो ये इस किस्म के मसले ना आते। ये बड़ी आप अहम बात कर रहे हैं क्योंकि वो डिबेट ज्यादातर उस वक्त होती थी जब मखसूस जजेस को बनाया जाता था सियासी और आईनी केसेस में। अब तो फुल कोर्ट है, मुसरत हिलाली साहिबा क्योंकि उनकी दिल की तकलीफ की वजह से वो नहीं है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि फुल कोर्ट है तो वो डिबेट होनी नहीं चाहिए फिर उस तरह। जी बिल्कुल, फुल कोर्ट बना है। अब देखें जब इतने जजेस बैठेंगे हर एक की मुख्तलिफ आरा होंगी, इसमें तीन पॉइंट ऑफ व्यू आ सकते हैं कि जी जो रिजर्व सीट हैं वो पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलनी चाहिए। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आ सकता है कि नहीं उनको मिलनी चाहिए, या ये होगा कि नहीं किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। तो ये अब देखना होगा कि किस सोच के साथ और ये क्या सूरत हाल बनती है। फुल कोर्ट का बनना मेरा ख्याल है खुशाइंद है और हर जो पॉलिटिकल नेचर के केसेस हैं उनमें फुल कोर्ट ही होना चाहिए। और ताकि ये जो एक बात है कि जी मखसूस जजेस का बेंच ये मुनासिब नहीं है, या ये हो कि सीनियर मोस्ट जजेस का, जैसे मुनीब अख्तर की भी सोच या उनकी राय भी ठीक थी कि सीनियर मोस्ट साथ हों। तो लेकिन ये एक चीज़ है कि बज़ाहिर ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला जो हैं वो एक उनकी सोच कोई ना कोई उनके जहन में चीज़ है जिसकी वजह से उन्होंने फुल कोर्ट बनाया। अगर वो सीनियर मोस्ट साथ का भी बिठा सकते थे, अब क्या वजह है कि साथ का उन्होंने क्यों नहीं बिठाया, उसमें मेजॉरिटी किस सोच के जजेस की थी जिस वजह से उन्होंने फुल कोर्ट बनाया। अब फुल कोर्ट में क्या पोजीशन बनेगी? बहुत शुक्रिया। हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले 3 रुकनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो इलेक्शन कम हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर चुका है। ये इंपॉर्टेंट केस इस लिहाज से है कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट नहीं मिलती और ये हुकूमती जमातों में जो तकसीम की गई है मामला वही रहता है तो फिर हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी होगी। और ये खबरें पहले भी आती रही कि हुकूमत कई आईनी तरामीम का भी सोच रही थी। ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद एक और मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। नवंबर में होने वाले अमेरिकी सदारती इंतखाबात से पहले साबिक सदर और मौजूदा सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में बिजनेस रिकॉर्ड्स में गलत बयानी से मुतल्लिक तमाम 34 इल्जामात में कसूरवार करार दे दिया गया है, जिसके बाद सदर ट्रंप मुजरिम साबित होने वाले पहले साबिक अमेरिकी सदर बन गए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जूरी के फैसले के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप नवंबर के सदारती इंतखाबात के लिए अब भी अहल हैं और इस वक्त भी रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार नामजद किए जाने की दौड़ में सबसे आगे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी मिल जाती है तो एक मुजरिम के तौर पर व्हाइट हाउस के लिए इंतखाब लड़ने वाले वो पहले उम्मीदवार बन जाएंगे। साबिक सदर ट्रंप पर यह इल्जाम था कि उन्होंने 2016 की इंतखाबी मुहिम के दौरान
फौज फिल्मों की अदाकारा को 2006 के एक अफेयर और जिनसी ताल्लुकात पर खामोशी इख्तियार करने के लिए $1,30,000 की अदायगी की थी और फिर इस हश मनी को छुपाने के लिए अपने कारोबारी रिकॉर्ड में हेरा फेरी की थी। इस मुकदमे में न्यूयॉर्क में 12 रुकनी ज्यूरी ने मुत्तफिका तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को बिजनेस रिकॉर्ड में हेरा फेरी के इल्जाम में मुजरिम करार दे दिया है, जबकि साबिक सदर ट्रंप के पास इस फैसले के खिलाफ अपील का हक मौजूद है। अहम बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो केस बनाया गया था वो ना तो नाजायज जिनसी ताल्लुकात से मुतल्लिक था और ना ही इस केस की बुनियाद इनकी जानिब से फौज फिल्मों की अदाकारा को रिश्वत देना थी, क्योंकि अमरीकी कवानीन में ऐसी अदायगी जुर्म ही नहीं है। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप पर बनने वाले केस की बुनियाद ये थी कि उन्होंने रकम की अदायगी रिकॉर्ड में बतौर कानूनी फीस जाहिर की थी और इसी बुनियाद पे उन्हें कसूरवार करार दिया गया है। इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रद्द-ए-अमल में ट्रायल को फिक्स करार दिया और ये कहा कि जो जज थे वो करप्ट हैं और ये भी कहा कि असल फैसला 5 नवंबर को अमरीकी अवाम करेगी। फैसले के बाद अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पे पोस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को सियासी कैदी भी करार दिया है। अहम बात यह कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को अभी सिर्फ कसूरवार करार दिया गया है। कसूरवार साबित होने के बाद साबिक सदर ट्रंप को कितनी सजा होगी इसका तयन सजा सुनाने वाले जज जुआन मर्चेंट 11 जुलाई को करेंगे। सजा के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर जुर्माना आयद किया जा सकता है या उन्हें प्रोबेशन या निगरानी में रखा जा सकता है या फिर मुमकिन तौर पर एक मखसूस मुद्दत के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। अहम बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप को जिन इल्जामात पर कसूरवार करार दिया गया है वो इल्जामात रियासत न्यूयॉर्क में सबसे कम दर्जे के जराइम में शुमार होते हैं और इन इल्जामात पर जुर्माने के अलावा कम से कम 4 माह से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल जेल तक की सज़ा हो सकती है। ये बात भी अहम है कि सज़ा सुनाने से पहले जज कई अवामिल पर गौर कर सकता है। इन अवामिल में डोनाल्ड ट्रंप की 77 साल की उम्र का फैक्टर उनके हक में जाता है। इसके अलावा माजी में मुजरिमाना रिकॉर्ड ना होना भी डोनाल्ड ट्रंप के हक में जा सकता है लेकिन मुमकिन तौर पर ट्रायल के दौरान साबिक सदर का रवैया और अदालत के गैग ऑर्डर्स की 10 बार खिलाफ वर्जी उनकी सख्त सजा की एक वजह बन सकती है। गैग ऑर्डर एक कानूनी हुक्म होता है जिसके तहत मुकदमे से मुतल्लिक मालूमात या बयान अवाम को या किसी तीसरे फरीक को देने की मुमानियत होती है, लेकिन साबिक सदर ट्रंप की जानिब से इसकी बार बार खिलाफ वर्जी की गई थी। अहम बात यह कि इस मुकदमे की कार्रवाई के दौरान साबिक सदर ट्रंप के माजी के दोस्त उनके खिलाफ गवाह बन के सामने आए थे। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप के साबिक अटॉर्नी माइकल कोहेन उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन के सामने आए थे, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के एक और दोस्त डेविड पेकर ने भी इनके खिलाफ गवाही दी थी। डेविड पेकर ने हश मनी देने की वजह बताते हुए कहा था कि इंतखाबी मुहिम के दौरान नुकसान और शर्मिंदगी से बचने के लिए हमने 2015 में फैसला किया था कि माजी के तमाम स्कैंडल्स खरीद कर दफन कर दिए जाएंगे। अहम बात यह है कि ज्यूरी के इस फैसले और मुमकिन सजा के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल होंगे, क्योंकि अमरीकी आइन किसी सदारती उम्मीदवार के सजा याफ्ता होने की वजह से इंतखाबात लड़ने पर पाबंदी नहीं आयद करता। अमरीकी आइन के मुताबिक सदारती उम्मीदवार की अहलियत के लिए सिर्फ पैदाइशी तौर पर अमरीकी होना, 35 साल की उम्र होना और 14 साल से अमरीका में रिहाइश पजीर होना ही शराइत हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जुर्म साबित होने और सजा के बाद डोनाल्ड ट्रंप के वोट बैंक पर कितना असर पड़ता है। इस हवाले से अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक स्विंग रियासतों में 53% अवाम का ये कहना है कि वो सजा की सूरत में रिपब्लिकन उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। इसके अलावा क्वीन पार्क यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस सजा के नतीजे में ट्रंप के वोटों में 6% की कमी हो सकती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।